सरगम के सितारे। फिल्म संगीत का सुरीला सफरनामा। सरगम के सितारे। सरगम के सितारे इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं पार्श्व गायिका प्रतिभा सिंह बघेल से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत। पिछले हफ्ते आप सुन रहे थे इस बातचीत का पहला भाग। आइए आज सुने इस बातचीत का दूसरा भाग। दोस्तों, हम आज सरगम के सितारे में बात कर रहे हैं प्रतिभा सिंह बघेल के साथ। गजल आपको खास तौर से बड़ी पसंद है, तो आप गाती भी बहुत अच्छा हैं, लेकिन यहाँ हम गजल के बोल के बारे में जानना चाहते हैं कि आप क्या सोचती हैं? मुझे लगता है म्यूजिक इज द इजीएस्ट वे बिल्कुल टू कम्युनिकेट विद द अलमाइटी। और खास तौर से जैसे इसमें आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात है, हमरी अटरिया जो है। हाँ, बिल्कुल। और आप इसको किसी भी तरह से ले सकते हैं। आप किसी तरह से ले सकते हैं, मतलब अगर आप चाहें तो इसको अपने एक बिलवेड की तरफ से ले सकते हैं। इश्क माशूक की बात है, इश्क माशूक की बात हो सकती है, या फिर परमात्मा की बात हो सकती है। ये तो लोग ही ऐसे थे ना, ये सूफी लोग थे जी। इन्होंने कोई भी चीज जो भी गाई वो हमेशा अपने मालिक के लिए गाई। तो डेफिनेटली इन शब्दों से आप रिलेट करते हैं और डीपली रिलेट करते हैं। जी बिल्कुल जी। तो आप भी रिलेट करती हैं? मैं 100%। मैं तो भक्त हूँ। मतलब लिरिक्स अच्छे मिल जाएं तो मुझे ऐसा लगता है कि आधा काम तो वहीं खत्म हो जाता है जी। अगर बहुत खूबसूरत लिरिक्स मिल गए और फिर उसके ऊपर अगर उतनी ही खूबसूरत मेलोडी आ गई तो, और फिर उसके ऊपर उतनी ही एप्ट आवाज अगर उसको मिल गई, आवाज या साज, तो मुझे लगता है कि वो फिर एक कंप्लीट पैकेज हो जाता है टू रीच टू द पीपल, टू रीच टू देयर हार्ट्स। और कहीं ना कहीं गायकी के बारे में, हालांकि आपके सामने ये बोलना मेरे लिए उचित नहीं है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि जब गायक को खुद जब उसकी आत्मा तक बात पहुंचती है, तभी वो दूसरे के दिल तक पहुंच सकता है। जब आप नहीं कनेक्ट करेंगे, अगर आप फील नहीं करेंगे तो सामने वाला फील नहीं कर सकता। हमारे फिरोज अब्बास खान जी जो मेरे मुगल आजम के डायरेक्टर हैं, मतलब प्ले के जो डायरेक्टर हैं, वो हमेशा कहते हैं कि जब तक तुम जलोगे नहीं तब तक सामने वाला नहीं जलेगा। अगर तुम्हें वो तुम्हारे अंदर की जो आग है, जो तुम्हारा पैशन है, अगर वो तुम खुद नहीं फील करोगे तो तुम्हारी ऑडियंस कभी नहीं फील कर पाएगी। बिल्कुल। तो मैं बहुत डीपली इसको मानती हूँ और वैसे ये आपकी गायकी में भी दिखाई देता है पूरी तरह से। थैंक यू। बड़ी नाजुक है ये मंजिल, मोहब्बत का सफर है। बड़ी नाजुक है ये मंजिल, मोहब्बत का सफर है। धड़क आहिस्ता से है दिल, धड़क आहिस्ता से है दिल, मोहब्बत का सफर है। बड़ी नाजुक है ये मंजिल, मोहब्बत का सफर है। कोई सुन लेना ये किस्सा, बहुत डर लगता है। कोई सुन लेना ये किस्सा, बहुत डर लगता है। मगर डरने से क्या हासिल,
मगर डरने से क्या हासिल, मोहब्बत का सफर है, बड़ी नाजुक है ये मंजिल, मोहब्बत का सफर है। बताना भी नहीं आसान, छुपाना भी कठिन है, बताना भी नहीं आसान, छुपाना भी कठिन है, खुदाया किस कदर मुश्किल, खुदाया किस कदर मुश्किल, मोहब्बत का सफर है, बड़ी नाजुक है ये मंजिल, मोहब्बत का सफर है। फैले हैं चले आओ ना जानो, चले आओ ना जानो, बहुत ही प्यार के काबिल, बहुत ही प्यार के काबिल, मोहब्बत का सफर है, बड़ी नाजुक है ये मंजिल, मोहब्बत का सफर है, बड़ी नाजुक है ये मंजिल, मोहब्बत का सफर है, धड़क आहिस्ता से है दिल, है दिल, है दिल, मोहब्बत का सफर है, बड़ी नाजुक है ये मंजिल, मोहब्बत का सफर है। चलिए, आपने जब प्ले की बात की तो थोड़ा सा प्ले की तरफ रुख ले चलते हैं आपका, बाद में हम फिल्मों की भी बात करेंगे जरूर। आपने बताया कि आपने काम किया उसमें, जी किस प्ले में काम किया और क्या थी उसकी यात्रा और क्या उसकी कहानी क्या है? जैसे कि मुझे कभी पता नहीं था कि मैं मुंबई जाऊंगी, ऐसे मुझे कभी दूर दूर तक ख्यालों में भी नहीं पता था कि मैं कभी एक्टिंग करूंगी। तो मुझे मुकेश छाबड़ा जी के यहाँ से एक फोन आया कि एक ऑडिशन है, आप आ जाइए जी। तो मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि मुझे लगा कि ये सही इंसान को फोन नहीं किया इन्होंने कि अच्छा। मुझे तो क्यों ही आएगा, वो भी मुकेश छाबड़ा के वहां से। मतलब इतनी बड़ी कास्टिंग एजेंसी है, वो इतने बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं, फिल्मों के लिए कास्ट करते हैं, तो प्रतिभा का नंबर ही कहाँ से उनके पास आएगा और प्रतिभा को वो क्यों ही फोन करेंगे और क्यों पहचानेंगे? और मेरा तो कोई दूर दूर तक ताल्लुक ही नहीं है एक्टिंग से, कभी भी नहीं। मैंने इग्नोर कर दिया। फिर मुझे करीब 10 दिन बाद एक फिर से वहां से रिमाइंडर कॉल आई, अच्छा, कि आप कब आ सकती हैं ऑडिशन के लिए। तो मैंने उनको पूछ ही लिया, मैंने कहा शायद आप गलत प्रतिभा को फोन कर रहे हैं, मैं एक्टर नहीं हूँ, अच्छा। मैं सिंगर हूँ। तो बोले हाँ हमें पता है आप सिंगर हैं, इसीलिए आपको बुला रहे हैं, बिकॉज वी नीड अ सिंगर हु कैन एक्ट ऑल्सो। मैंने कहा अरे एक्टिंग भी करनी है? मुझे लगा यार ये तो कुछ गड़बड़ है, मुझे नहीं समझ आ रहा ये क्या है। तो मैं गई ही नहीं, मैंने उनको बोला। और तब तक मैं थोड़ा ये था कि मैं ऑडिशन अभी नहीं देती हूँ, मतलब थोड़ा अलग उस वक्त तो ये था कि अगर सिंगर हूँ, और तब तक मैं कुछ गाने आ चुके थे फिल्मों के भी और काफी चीजें, तो मुझे लगता था कि मैं ऑडिशन अभी गाने का ऑडिशन देने तो मैं नहीं जाऊंगी जी।
तो मैंने उनको बोला कि मैं आपको अपना लिंक भेज देती हूँ और मैं ऑडिशन के लिए नहीं आ सकूंगी। अच्छा। मैं ऑडिशन नहीं देती हूँ म्यूजिक के लिए। अच्छा। तो मुझे पता नहीं था कि वो म्यूजिक के लिए नहीं, वो मुझे एक्टिंग के ऑडिशन के लिए बुला रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि ओके ओके आप भेज दीजिए। मैंने भेज दिया, फिर कोई कॉल बैक नहीं आई, कुछ नहीं हुआ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको करना भी नहीं था। मुझे पता ही नहीं था कि क्या है मुगले आजम जी। और उन्होंने मुझे बताया भी नहीं था कि कोई प्ले है या म्यूजिकल है या मुगले आजम। मुझे नहीं समझ आ रहा था क्योंकि ये सब चीजें बहुत पहले हाइड करके रखते हैं वो, जब तक आप पूरी तरह से श्योर ना हो जाएं। तो बाद में इस तरह से 2-3 महीने निकल गए और मैं अपने काम में व्यस्त, मैं बहुत ट्रैवल करती थी उस वक्त और ये प्ले लॉन्च हो चुका था। और हम अपने श्रोताओं को बता दें कि ये एक म्यूजिकल प्ले है और शायद यहाँ के ही लोगों को ज्यादा पता होगा जी। हर जगह नहीं जाना। मुगले आजम द म्यूजिकल बहुत पॉपुलर हुआ है मॉडर्न सिटीज में, या आप कहिए कि मेट्रो सिटीज में। हाँ, बहुत काफी अच्छे से हुआ है और लोगों को पता है इसके बारे में, लोगों को पता भी है। और लोगों को हम ये बता दें कि ये लगभग एक फिल्म जैसा ही है। ये एक बिल्कुल फिल्म है ऑन स्टेज, आप जो लाइव देख रहे हैं। और वो भी मंच पर एक फिल्म देखना अपने आप में कलाकारों के लिए बहुत चुनौती है, लेकिन वहीं दर्शकों के लिए बहुत ही रोमांचक चीज है कि आप सामने सब कुछ सजीव देख रहे हो, गीत संगीत और अभिनय सब कुछ। ये एक इंडियन ब्रॉडवे है। बिल्कुल। तो जो कि हम बाहर देखते हैं न्यूयॉर्क वगैरह में जी, तो वो इंडियन ब्रॉडवे, मतलब ये इंडियन ब्रॉडवे की कैटेगरी में भी आता है। हाँ, और बिल्कुल अलग तरीके का ये एक प्रस्तुति थी। जी। तो 2-3 महीने निकल गए और उसके बाद में मुझे उनका फोन आया। विल्सन सर, जो हमारे संजीव विल्सन जी हैं, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं मुगले आजम के लिए, उनका फोन आया कि अरे वी बीन ट्राइंग टू कॉल यू बट आप आई ही नहीं। तो मैंने कहा कि अब तीसरी बार फोन था। तो मैंने कहा, मेरा भाई थोड़ा नाराज हुआ, तुम बहुत लापरवाही कर रही हो बहन, तुम्हें मुकेश छाबड़ा के यहाँ से आ रहा है फोन। हम जैसे लोग तरसते हैं कि हमें मुकेश छाबड़ा के यहाँ से फोन आ जाए। जो लोग एक्टिंग करना चाहते हैं वो लोग सोचते हैं कि हमें वहां से फोन आ जाए, एजेंसी से फोन आए तो मतलब, और तुम्हें आ रहा है और तुम जा नहीं रही हो। तो मैंने कहा कि मेरे लिए जिस चीज का कोई मायने नहीं है, क्योंकि मतलब जिस गली जाना ही नहीं है वहां का पता पूछकर क्या फायदा। तो मतलब शुरू से आप ऐसी थी कि आपको दो नाव पर पैर नहीं रखना, करना है। फोकस्ड, बिल्कुल। तो फिर निर्णय ने जो बोला तो मैंने कहा ठीक है चलो जाती हूँ। मुझे भी लगा कि यार 3 बार हो गया है, अभी जाना चाहिए कि क्या पता कुछ रियली इंटरेस्टिंग हो। मैं वहां गई और मैं गाना गा के चली आई। गाना गाया, उन्होंने मुझे कुछ एक्टिंग नहीं करवाई। अच्छा। मैं तैयार होके गई, मैंने वहां पहुंचा तो वो उन्होंने मुझे बोला क्या गाएंगी। उन्होंने बोला आप मोहे पनघट पे गा दीजिए। तो मैंने मोहे पनघट पे गाकर और उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया और मैं चली आई। फिर से मैं आउट ऑफ टच, मुझे लगा नहीं पसंद आया होगा, नहीं तो फोन आ ही जाता। फिर उसके बाद में अचानक से फिर एक दिन विल्सन सर का फोन आया और कहते हैं कि प्रतिभा तुम कैसी लड़की हो। ये टोन से उन्होंने शुरुआत की। अच्छा। कि तुम कैसी लड़की हो प्रतिभा, यू आर आउट ऑफ टच, कोई वो नहीं है, तुम्हें करना नहीं है क्या। मैंने कहा सर मुझे पता ही नहीं है कि क्या है, आप बताइए तो सही। मैं, और वाकई मतलब व्हेन आई से दिस, मैं बहुत ज्यादा बिजी रहती थी उस वक्त। मतलब मैं इतने ट्रैवल करती थी, शोज बहुत, कॉन्सर्ट्स होते थे, तो मैं बहुत ही ज्यादा बिजी रहती थी, कॉन्सर्ट्स, रिकॉर्डिंग्स, बस। और मुझे लगता था यही जिंदगी है, म्यूजिशियन हूँ तो यही मेरा काम है जी। फिर उन्होंने बोला कि तुम एक काम करो, तुम कल क्या कर रही हो। मैंने कहा कि कल मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। उन्होंने बोला तुम एनसीपी आ जाओ और तुम देखो एक बार ये प्ले, फिर डिसाइड करो क्या करना है। अच्छा, प्ले हो रहा था? प्ले लॉन्च हो चुका था। अच्छा। और दूसरा सीजन चालू हो गया था जी। तो मुझे उन्होंने बोला कि तुम आ जाओ और तुम प्ले देखो एक बार, मैं चाहता हूँ कि तुम देखो। तो मैंने कहा कि कुछ उल्टी गंगा नहीं बह रही थी? हाँ, मतलब मेरे लिए इतना मुश्किल हो गया था बाद में ये बिलीव कर पाना। मैं गई प्ले देखने के लिए और मैंने प्ले देखने के बाद में मैं जब फिरोज सर को मिली तो मैंने उनको एक ही लाइन बोली, सर इसमें दरबान का भी रोल होगा ना तो मुझे करना है। ओहो। ऐसा, मतलब मैं ऐसी ऑस्ट्रक थी, वो ग्रैंडियर, वो लाइव सिंगिंग, वो कॉस्ट्यूम्स, वो मतलब वो इट वाज जस्ट लाइक अ फिल्म, द ग्रैंड फिल्म यू आर वाचिंग ऑन स्टेज लाइव। और एनसीपीए थिएटर इतना बड़ा है, फिर सेट्स चेंज हो रहे हैं, मैसिव सेट्स चेंज हो रहे हैं, लाइट्स, ग्राफिक्स, डिजाइन्स, एवरीथिंग, पिन ड्रॉप साइलेंस। तो मैं एकदम मेस्मराइज्ड हो गई थी। तो मैंने उनको जाकर यही बोला, सर इसमें कोई दरबान का भी रोल होगा ना तो मुझे करना है वो। कहते हैं अरे प्रतिभा जी, आप इतना हमें वेट कराया, मतलब वी आर सो लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव यू इन द शो। और इस तरह से बोले कि बाहर करोगी। मैंने कहा बिल्कुल करूंगी। दैट्स हाउ बाहर हैपेंड
एंड और बड़ा रोल है ये तो। एब्सोल्युटली, पर ग्रे कैरेक्टर है और फिर भी बहुत मुझे याद है कि बहुत पावरफुल रोल है। मुझे याद है कि मेरे डायरेक्टर साहब हमेशा बोलते थे, फिरोज सर, की प्रतिभा, आई डोंट वांट दिस नाइस लेडी, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मुझे इतनी अच्छी लड़की नहीं चाहिए इस कैरेक्टर में, तुम थोड़ा अपने अंदर की वो जो तुम्हारी शायद दूसरी साइड होगी ना, मैं कहती थी पता नहीं अभी वो साइड होगी कि नहीं होगी, पता नहीं अभी मुझे कितना खोजना पड़ेगा। कहते हैं यू आर टू नाइस, वो बाहर थोड़ी कनिंग है, तुम्हें वो कनिंगनेस लानी है अपने अंदर। तो बहुत खूबसूरत जर्नी थी, इतना कुछ सीखा। तो कैसे वो और क्या किया उसके लिए? कुछ एक्सरसाइजेस करवाते थे फिरोज सर, काफी सारी चीजें। एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा याद आ गया एक्सरसाइज से। जी, जरूर। हमारे लिए एक्सरसाइज क्या होती है? हमारे लिए एक्सरसाइज होती है कि योगा करना या जिम जाना या फिर वर्कआउट करना। जी। मुझे ये नॉन थिएटर वाले जो बैकग्राउंड के मेरे जैसे लोग होते हैं जी, उनको एक्सरसाइज का मतलब ही नहीं पता थिएटर में क्या होता है। तो उन्होंने मुझे बोला कि प्रतिभा, तुमने लेट ज्वाइन किया है, तो तुम्हारे लिए मैं एक स्पेशल वर्कशॉप रखना चाहता हूँ, वेयर एवरीबडी विल बी ज्वाइनिंग, और तुमको मैं फोकस करके रखूंगा। तो मैंने कहा सर बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि नॉन एक्टर हूँ और फिरोज सर मतलब पार एक्सीलेंस हर चीज के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके खरा उतरना तो पता नहीं, अभी भी शायद नहीं हो पाई हूँ, लेकिन फिर भी एक गाने में निकल जाता था मेरा, लेकिन एक्टिंग कम से कम डिसेंट तो करनी ही पड़ेगी। तो उन्होंने बोला कि कल एक्सरसाइज है, तो एवरीबडी प्लीज बी देयर ऑन टाइम, 8 बजे सुबह। मैं जिम के कपड़े पहन के पहुंच गई। सब मुझे देखकर बोल रहे हैं कि वाओ, तुम तो एकदम वर्कआउट करके आ रही हो क्या? मैंने कहा नहीं, एक्सरसाइज है ना, आज वर्कआउट करने आई हूँ। तो सब हंस पड़े मुझ पे। मैंने कहा क्या हुआ, और मैं इतनी एम्बैरेस्ड। तो बाकी सब कैसे आए थे? बाकी सब थोड़े रिलैक्स्ड क्लोथ्स पहन कर आए थे, और मैं मतलब एकदम प्रॉपर कि अब जाकर वर्कआउट करना है। तो जी। तो वो एक बहुत फनी किस्सा था, अभी तक फिरोज सर याद करते हैं और बहुत हंसते हैं कि प्रतिभा, एक्सरसाइज करेंगे तो तुम प्लीज, हाँ वैसे ही तुम जैसे आई थी ना उस दिन, वैसे ही तुम आना। तो अभी फिर एक्सरसाइज क्या की? एक्सरसाइजेस किए, जैसे हमें कोई लाइन उन्होंने दे दी, उसको कितनी तरह से आप बोल सकते हैं जी, और कितने फास्ट बोल सकते हैं, कितना स्लो बोल सकते हैं, वर्ड्स को अलग अलग करके कहाँ कहाँ क्या करके बोल सकते हैं, बहुत सारी चीजें बेसिकली आपके दिमाग को फंक्शन करने के लिए कि आप कितना ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऐसी ऐसी चीजें पूछते थे कि इस रूम में कितने कलर है बताओ। अच्छा, कि ये बेसिकली एक एक्टर होना है, सिर्फ ये नहीं है कि आप एक्टिंग कर रहे हो, इट इज अबाउट ऑब्जर्विंग, हाउ मच कैन यू ऑब्जर्व, हाउ मच कैन यू टेक फ्रॉम द सराउंडिंग्स। तो बहुत सारी एक्सरसाइज। आप सजग हैं, हाँ, किसी के हाव भाव को देखना है तो आपको क्या क्या देखना है। कहते हैं कि यू डोंट हैव टू एक्ट, यू जस्ट हैव टू रिएक्ट whatever, बोले एक्टिंग इज नॉट अबाउट एक्टिंग, एक्टिंग इज अबाउट रिएक्टिंग टू समवन्स। मतलब अगर कोई आपको कुछ बोल रहा है तो आप उसके बाद एक्टिंग मत कीजिए, वो तो फिर आपका ये हो जाएगा कि आप तैयार हैं कि मुझे यही बोलना है। आप उनको सुन के क्या रिएक्ट करेंगे नेचुरली, ये आपको करना है। क्या बात तो है। ये सब चीजें सीखी, मतलब सामने वाला क्रिया करेगा, आपको सिर्फ प्रतिक्रिया देनी है। प्रतिक्रिया देनी है। वाह। फिर कुछ आंखों की एक्सरसाइज वगैरह हुई होंगी, कैसे देखना है? सब चीजें, हाँ, बहुत सारी चीजें, वोकल एक्सरसाइजेज हुई कि मतलब अपने आप को एक पेंसिल वो हमेशा दिया करते थे और ऐसे मुंह पे फंसा देते थे। अच्छा। उसके बाद आर्टिकुलेशन बेटर करने के लिए, उच्चारण आपका बहुत क्लियर होना चाहिए, तो वो एक पेंसिल देकर हमें यहाँ पर मुंह में ऐसे फंसा देते थे। और फिर उसके बाद में आपको सारी चीजें क्लियर बोलनी होती थी जी। तो वो सब चीजें करते थे, काफी सारी चीजें एक्सरसाइजेस करवाते थे वो। तो इस तरह से मेरी वहाँ ट्रेनिंग हुई। फिर मुगले आजम हुआ, फिर उसके बाद में उमराव जान की बारी आ गई। उमराव जान में मैं उमराव जान का कैरेक्टर निभाती थी, और यहाँ पर एकदम अलग माहौल था क्योंकि राजीव गोस्वामी जी जो कि हमारे डायरेक्टर हैं, वो बॉलीवुड से हैं, मतलब ही वाज अ कोरियोग्राफर एंड बहुत सारे फिल्मों में उन्होंने गाने कोरियोग्राफ किए थे। अभी ये थोड़ा बॉलीवुड जैसा हमारा प्ले था, जो कि अगेन थिएटर है, म्यूजिकल है, लेकिन कोर थिएटर से थोड़ा अलग है। बिल्कुल, थोड़ा मतलब जो हर किसी को पसंद आ सके। जैसे आपने कहा ना कि फिल्में क्या होती हैं कि फिल्मों का एक एजेंडा होता है कि लोगों तक पहुंचना चाहिए। एक बहुत अच्छी कोई भी चीज है और उसमें एक ऐसी भी चीज उन्होंने डाल दी है, थोड़ा ह्यूमर है। क्योंकि उमराव जान अदा जो मिर्जा हादी रस्वा साहब की बुक थी, उससे इंस्पायर्ड होकर उन्होंने ये बनाया। तो उनका यही कहना था कि
उमराव जान लिखी ही ऐसी गई है कि एक एकदम ट्रेजिक और सैड स्टोरी है जी। उसको अगर आप 2 घंटे अगर आपको चलाना है स्टेज पे, तो आप उसको एकदम सैड नहीं ले जा सकते, सारे तो उसमें रंग कुछ चाहिए। हाँ कुछ एलिमेंट्स ऐसे डालने पड़ेंगे। तो वो मैंने यहाँ पर आके एक अलग एक्सपीरियंस किया कि थिएटर का ये भी एक रूप है, एंगल है, बिल्कुल। और वो भी बहुत एक्सपीरियंस मजेदार रहा। सलीम सुलेमान साहब से बहुत क्लोजली उस वक्त मैंने काम किया, तो बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस रहा मेरा। दोनों प्लेज में एकदम अलग अलग मैंने एक्सपीरियंसेस किए, दोनों जगह पर मैंने अलग अलग सीखा। तो यहाँ तो गाना वाना नहीं गाया? एब्सोल्युटली गाया। अच्छा। यहाँ पर कुछ ओरिजिनल कॉम्पोजिशंस थी सलीम सुलेमान जी की, और बाकी खयाम साहब की जो उमराव जान फिल्म से था, तो खयाम साहब की वो सारी कॉम्पोजिशंस आशा जी ने जो गाई थी, शाहरियार साहब ने लिखी थी, वो सारी चीजें हम लोगों ने इसमें रखी थी। और उसके अलावा 2-3 ओरिजिनल कॉम्पोजिशंस भी थे। प्रतिभा जी, यहाँ पर एक और गीत हो जाए तो कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे, हमारे श्रोताओं के लिए भी और खुद के लिए भी? उमराव जान अदा जो म्यूजिकल हमने किया था, उसमें एक ओरिजिनल कॉम्पोजिशन है, मतलब कहिए कि फिल्मी गजल है, एक सोलो गाना है जो कि हमने लद्दाख में शूट किया था, और उमराव जान अदा खास तौर पे इसके लिए वो बनाया गया था। सलीम सुलेमान साहब का म्यूजिक है और बहुत खूबसूरत इरफान सिद्दीकी जी ने लिखा है। तो वो हम रहें या ना रहें मिश्र चारुकेशी में है, बहुत अच्छा गाना उन्होंने बनाया है। एक लाइन। हम रहे या ना रहे, इश्क तो कायम रहे, ये तड़प मंजूर है, अब चाहे जो आलम रहे। बातें वैसे तो जितनी भी की जाए कम है आपसे, बहुत ही रोचक है, लेकिन श्रोताओं को ये गीत पहले सुनवा दें, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए, गीत के बाद हम बात कर रहे हैं प्रतिभा सिंह बघेल के साथ, तो इनसे बातचीत हम जारी रखते हैं। मुगले आजम की इतनी बात चल रही है और आपने जैसा ऑडिशन में मोहे पनघट के सुनाया था वो जरूर सुनेंगे भाई। पहले एब्सोल्युटली सुनाती हूँ। घट पे नंद लाल छेड़ गयो रे, मोहे पन घट पे हाँ मोरी नाजुक कलैया मरोर गयो रे, मोरी नाजुक कलैया मरोर गयो रे, मोहे पन घट पे नंद लाल छेड़ गयो रे, मोहे पन घट पे नैनों से जादू किया, जियरा मोह लिया, हाय जियरा मोह लिया, हो नैनों से जादू किया, जियरा मोह लिया, हो जियरा मोह लिया, हाँ मोरा घूंघटा नजरियों से तोड़ गयो रे, मोरा घूंघटा नजरियों से तोड़ गयो रे, मोहे पन घट अजी हाँ मोहे पन घट, हाँ मोहे पन घट पे। क्या बात है, लग रहा है कि आप ऐसे ही गाती रहें और हम सुनते रहें, कोई बात न की जाए।
प्रतिभा जी कितने घंटे रियाज करती हैं? आपने मुझे स्पॉट पे डाल दिया है। अगर ये मेरे फैमिली ने सुन लिया तो सब मुझे बहुत डांटेंगे और कोसेंगे कि तुम रियाज तो करती नहीं हो। एक्चुअली रियाज मेरे लिए एक अलग परिभाषा है रियाज की। ये भी मैं मानती हूँ कि ये गलत है, मैंने अपने आप को समझा लिया है, लेकिन मैंने अपने आप को एक चीज मेरे रूल्स में डाल दी है, रूल बुक में, कि जो बैठ कर रियाज करना होता है वो कम हो पाता है मेरा, क्योंकि ट्रैवल बहुत होता है और मेरी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है। मेरी क्या, अब हर ही गायक की इंसान की जो इस इंडस्ट्री में होगा उनकी हो गई, लेट नाइट्स हो जाते हैं, सुबह आप देर से उठते हैं, फिर तो आप एक दिनचर्या नहीं बना सकते, नहीं मेंटेन कर सकते हैं। तो आई मेक श्योर दैट आई सिंग एवरी डे एटलीस्ट फॉर 2 hours। क्या बात है। चाहे कुछ भी गाऊं, चाहे मैं वो गजल गाऊं या मैं फिल्मी गाना गाऊं या मैं रियाज करूं या मैं स्टूडियो में गाऊं, मैं कुछ भी करूं, बट आई वांट टू मेक श्योर दैट आई सिंग एवरी डे फॉर 2 hours। 2 घंटे गाना ही है, चाहे वो जैसे भी हो। मतलब मेरा गला रुकना नहीं चाहिए, मेरा गला हर रोज उसको आदत होनी चाहिए गाने की। तो ये मेरा, आप कह लीजिए मैंने इसको एक एक्सक्यूज के जैसे मैं इसको यूज कर रही हूँ कि नहीं, लेकिन फिर भी आपने अपने लिए एक नियम बना रखा है कि 2 घंटे गाना ही है, लेकिन फिर भी अगर समय मिले आपको इत्मीनान से, तो किस समय आपको गाना अच्छा लगता है? शाम को मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है। अगर मुझे कभी वक्त मतलब जब मैं घर पे होती हूँ तो अक्सर मैं शाम को गाती हूँ बैठ के घर पे, या रियाज करती हूँ। समझ लीजिए जैसे 7 बजे से 10 बजे का वक्त जो होता है वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लॉकडाउन के टाइम पे मैं खूब रियाज करती थी और मैं मोस्टली लेट नाइट रियाज करती थी, जैसे 10-11 बजे से शुरू करती थी, 1-2 बजे तक गाती थी। अच्छा, बहुत अच्छा लगता था। हाँ, बेसिकली मुझे शाम और रात को गाना बहुत अच्छा लगता है। उस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वॉइस एकदम खुली हुई होती है, क्योंकि सुबह उठे तो गले में थोड़ा भारीपन होता है। उस वक्त मैं वॉइस को ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी पर्सनल बिल्कुल सबकी अपनी अपनी होती है जी, ऑब्जर्वेशन है जी। मेरे थ्रोट के प्रति कि मैं अपने गले को बहुत ज्यादा थकाना नहीं चाहती हूँ, उसको यूज टू करना चाहती हूँ। तो अगर सुबह अगर गला भारी है और मैं रिजिडली जबरदस्ती रियाज करूँ तो मेरा गला थक जाएगा, क्योंकि मशीन तो है नहीं जी कि कितना भी चलाएं। तो मुझे मेरे गले का ध्यान भी रखना है और इसको यूज टू करना है चीजों के, कि मैं कितना भी गाऊं। सो अगर मैं कभी सुबह गाती भी हूँ या रियाज भी करती हूँ तो आई मेक श्योर कि मैं लोअर ऑक्टेव्स में रियाज करूँ, मैं बहुत हाई ऑक्टेव्स में सुबह नहीं गाती हूँ। तो गले का आप ध्यान रखती हैं इस तरह से। बाकी खाने पीने में कोई ध्यान नहीं रखते। नहीं, खाने पीने में मैंने अपने गले को इतना यूज टू कर लिया है कि मैं जो भी खाऊं, पहले बहुत होता था लेकिन अब टच वुड नहीं होता ऐसे कुछ। सिर्फ एक ही चीज से मेरे गले को बहुत प्रॉब्लम है, मतलब श्योर शॉट है कि अगर मैंने ठंडा पानी पी लिया है तो मेरा गला खराब ही होगा। बाकी तो एक ही चीज है जो मैं एकदम अवॉइड करती हूँ, मैं कभी ठंडा पानी नहीं पीती हूँ। हाँ, बाकी मैं सब कुछ खाती हूँ, सब अच्छा लगता है मुझे। जैसे खाने में क्या अच्छा लगता है? अब जब इतनी बात हो रही है, क्या बताएं, इतनी चटोरी हूँ मैं कि मैं सोच रही थी कि पानी पूरी खाती हैं कि नहीं खाती। पानी पूरी तो मैं हर रोज खाती हूँ। हर रोज। मेरे सारे दोस्तों को पता है कि प्रतिभा आ रही है, अरे उसके लिए क्या बनाना है, नहीं उसके लिए कुछ मत बनाओ, उसके लिए पानी पूरी मंगा लेंगे, ऐसा। तो इतनी मैं पानी पूरी भक्त हूँ। भक्त हैं, क्या बात है। हम पानी पूरी खाते हैं, तब तक सुनिए ये गाना। जुस्तजू जिसकी
चलिए गीत के बाद हम बात कर रहे हैं प्रतिभा सिंह बघेल के साथ, तो इनसे बातचीत हम जारी रखते हैं। अच्छा, ये जब बात आती है तो जाहिर है कि जब मुंबई में रहती हैं तो रीवा कितना मिस करती हैं? बहुत मिस करती हूँ, लेकिन इतना मिस नहीं करती हूँ क्योंकि मैं इतना जाती हूँ रीवा। कई बार लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि मैं वाकई रीवा में मतलब मुंबई में रहती हूँ। मैं झूठ बोल रही हूँ कि मैं मुंबई में रहती हूँ। अच्छा। हालांकि डिफिकल्ट है इतना ट्रैवल कर पाना, पर मुझे आदत है बहुत ट्रैवल करने की। और मेरा ससुराल और मायका दोनों ही रीवा में है। अच्छा। तो इस वजह से मेरा कह लीजिए कि एक पंथ दो काज हो जाते हैं कि घर गए तो ससुराल भी और मायका दोनों हो जाता है। मतलब मायके गए तो खुद खुश हो गए और हाँ। ससुराल गए तो उनको खुश कर लिया? नहीं, मैं ससुराल में भी मैं बहुत खुश रहती हूँ। अच्छा। मेरी रिसेंटली आई लॉस्ट माय मदर इन लॉ। वो मुझे इतना प्यार करती थी, आई एम श्योर अभी भी करती होंगी। इतना प्यार करती थी कि मुझे कभी ऐसा लगता ही नहीं था कि वो मेरी मदर इन लॉ हैं जी। और उनके सामने मैं एकदम ऐसे बच्चों जैसे ही रहती थी। बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार देती थी और बहुत स्ट्रांग। और जैसे मैंने आपको बताया ना कि जैसे मैं अपनी माँ के लिए कहती हूँ कि बहुत कर्मठ है, ऐसे ही वो भी एकदम ठकुराइन वो वाली थी वो कि सब पूरा हर कोई व्यवस्था देखना, मैनेजमेंट, कर्मठ, कमांड मतलब शी वॉज द अथॉरिटी जी। तो उनका इतना प्यार मिलता था। तो और हम मेरे मायके से ससुराल का फासला सिर्फ 10 मिनट। अच्छा। तो कभी कभी बहुत अच्छा भी लगता था और कभी कभी बुरा भी लगता था कि इतना पास ससुराल होने की वजह से मायके में रुकने का मौका कम मिलता है। लेकिन ये अच्छा ये था कि हर रोज मैं अपनी मम्मी से मिलने हर रोज मैं जाती थी। दोनों मम्मी से मिलने? हाँ, मेरा हर रोज का रहता था। तो शादी भाई वैसे तो प्रतिभा जी आपको अभी देखकर लगता है कि अभी आपका विवाह नहीं हुआ होगा। वैसे मेरा आप कह सकती हैं मेरा बाल विवाह हो गया था। मैं बहुत छोटी थी जब मेरी शादी हुई थी। कितनी बड़ी? वही तो लग रहा है। मैं 24 साल की थी जब मेरी शादी हुई। इनफैक्ट 24 की भी पूरी नहीं थी, मतलब मैं 23 साल की थी और 24 रनिंग था तब मेरी शादी हुई थी। और अभी मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं। तो कैसे, मतलब ये नहीं सोचा आपने कि करियर, या उस समय क्या स्थिति थी आपकी? जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं मेंटली इतनी स्ट्रांग हूँ शायद जी कि मैं कोई भी डिसीजन फुल हार्टेडली लेती हूँ। जैसे पहले जब म्यूजिक के लिए लिया था जी, क्योंकि मैं उसमें बिल्कुल श्योर थी। तो जब अमित जी से मेरी मुलाकात हुई, हालांकि मेरी मम्मी ने ही उनको पहले देखा था। कहते हैं ना कि लड़कियां जब बड़ी होने लग जाती हैं तो हमारे खानदान में माँ बाप के जो नजरें हैं वो खानदान में इधर उधर भटकने लग जाती है। कोई अच्छा लड़का दिखे और फिर मेरे ऊपर तो ज्यादा नजरें थी सबकी क्योंकि मैं मुंबई आ गई थी। तो सबको ये लगता था कि भाई ये कहीं वहां ना कर ले, बेड़ी डाल दो। तो इसकी शादी टाइम से करना है जी। तो मुझे लगता था कि कोई बात नहीं है। और मम्मी ने अमित जी को जब भी देखा तो उनको बहुत अच्छा लगा। वो भी राजपूत और रीवा के हैं और उनकी फैमिली को भी जानते थे मम्मी लोग। तो फिर उनको ऐसा लगा कि ठीक है। और तब मैं सिर्फ 21 साल की थी तो मैंने तो एकदम ही मना कर दिया। मैंने कहा मैं 28-29 साल से पहले शादी नहीं करूंगी, मुझे करियर में ध्यान देना है। और अभी तो मैं गई हूँ मुंबई, अभी मैं नहीं शादी करूंगी, आप दीदी के लिए देखिए। तो उन्होंने बोला ठीक है। लेकिन फिर अमित जी की तरफ से मुझे आ गया क्योंकि उन्होंने जाकर अपनी माँ से बात की थी कि क्योंकि अमित जी के और मेरे बीच में एज का काफी फासला है। तो उनके यहाँ पर सब लोग अभी मतलब ये बोल रहे थे अभी तुम शादी कर ही लो। तो उन्होंने अपनी माता जी से बात की जाकर घर पे कि मुझे लगता है कि अभी तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, मुझे एक लड़की बहुत अच्छी लगी है और मैं चाहता हूँ कि तुम उनकी माँ से मिलो। तो अगले दिन उनकी मम्मी का फोन आया और इस तरह से। तो लेकिन आपसे नहीं मिले थे अमित जी? बस उन्होंने अपने मुझे मन में मिले थे पर मुझे याद नहीं है क्योंकि एक फंक्शन में हम लोग मिले थे जहाँ पर अमित जी थे। लेकिन अभी मैं तो हर रोज ही इतने सारे लोगों को मिलती हूँ, मुझे कैसे याद रहेगा कि कौन किससे मिली, किन की बात कर रही है मम्मी। लेकिन वो एकदम इम्प्रेस हो गए थे। हाँ, उनको शायद कुछ चीजें बहुत ज्यादा अच्छी इसलिए लग गई कि मेरे गाँव से बहुत सारे लोग आए थे उस फंक्शन में, प्रोग्राम में जहाँ मैं परफॉर्म कर रही थी। तो उन लोगों को जिस तरह से मैं शायद ध्यान रख रही थी तो उनको ऐसा लगा कि मुंबई जाने के बाद में, इतना नाम होने के बाद में शायद उनके कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे होंगे लोगों के साथ में कि वो भूल जाते हैं या ये हो जाता है। हाँ, लेकिन उनको ऐसा लगा कि नहीं नहीं, ये ऐसा ही कोई इंसान जीवन में साथ चलने के लिए शायद सही रहेगा। फिर उसके बाद में मैंने मम्मी को मना ही कर दिया। उनके यहाँ से भी आया तो ये हुआ कि नहीं नहीं अभी तो बहुत छोटी है। फिर अमित जी से मेरी बात हुई फोन पे। तब से धीरे धीरे हम लोगों को भी ये लगा कि नहीं ठीक है, शायद
सही डिसीजन होगा। और तो वो किस माँ बाप फील्ड का, में? ही इज इनटू बिजनेस। वो गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं और कंस्ट्रक्शन का मतलब उनका आपकी बिजनेस लाइन से अलग है। बिल्कुल अलग है और बहुत बेसुरे हैं। अत्यंत बेसुरे हैं, लेकिन उनको सुनना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा म्यूजिक सुनते हैं। क्या बात। तो इसलिए शायद हमारी बन गई। हाँ, तो जब ये हुआ कि नहीं नहीं अब मन लग रहा है, तो मम्मी को बता दिया कि देखिए आपने जो लड़का देखा था वही मुझे भी ठीक लग रहा है, तो आप लोग देख लीजिए। तो फिर हमारी एंगेजमेंट कर दी गई और फिर उसके 2 साल बाद हमारी शादी हो गई। और जब शादी हो गई तो मुझे लगता है कि आपके एल्बम का वो गीत है वो यहीं पर सुन लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है ना? एब्सोल्युटली। बाबुल मोरा नैहर। इनहेरिटेंस के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये जो एल्बम हमने सूफी स्कोर के साथ में लॉन्च की है, ये मेरा दूसरा कोलैबोरेटिव एल्बम है विथ दीपक पंडित जी, जो कि बहुत ही रिनाउंड कंपोजर भी हैं और वायलिनिस्ट भी हैं। ये 4 ठुमरीज का एक कंपाइलेशन है और जिसको रिवाइव किया गया है, जो कि इंडियन क्लासिकल ट्रेडिशनल ठुमरीज हैं। तो हमारा ये था कि कुछ अपने विरासत की तरफ काम करें, जो खूबसूरत हमारी विरासत है, जो हमें मिली है, म्यूजिक जो हमारा मिला है, उसको थोड़ा आगे बढ़ाएं, उस पे कुछ काम करें, क्योंकि मेरा मन बहुत लगता है ठुमरीज में, हाँ, और गजल्स में। एब्सोल्युटली। तो 4 ठुमरीज उसमें इंक्लूड किए, उसमें से हमरी अटरिया है जो कि बेगम अख्तर जी की रेंडिशन से हम लोग इंस्पायर्ड हैं। फिर सैया बिना अगर सुना, जो कि लाकत अली खान साहब और उस्ताद सलामत अली खान साहब की गाई हुई वो ठुमरी थी। और बाबुल मोरा नैहर छूटोरी जाए, जो कि जगजीत सिंह साहब का रेंडिशन से हम लोग इंस्पायर्ड हैं। उसके अलावा एक ठुमरी और है जो कि मुझे बेहद पसंद है, गुलाम अली साहब ने उसको बहुत खूबसूरत गाया, और भी बहुत सारे आर्टिस्ट ने गाई है, लेकिन हम लोगों ने उनका वर्जन सुनकर और फिर उसको कोशिश की है अडेप्ट करने की। मैंने लाखों के बोल सहे। बाबुल मोरा मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये एक ऐसी अनसेड स्टोरी है मेरी ज़िंदगी की, जो कि मैं और मेरे फादर शेयर करते हैं एक दूसरे से। ना उनको बहुत बोलने की आदत है और ना मुझे एक्सप्रेस करने की आदत है। मतलब शायद मैं बहुत ही बुरी हूँ एक्सप्रेस करने में। तो इस ठुमरी के थ्रू मुझे लगता है मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें उन तक पहुँचा दी हैं। बहुत ही इंटेंस ठुमरी है। बुडापेस्ट सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के साथ में दीपक जी ने बहुत खूबसूरत इंडियन क्लासिकल और वेस्टर्न क्लासिकल को मर्ज करके बहुत खूबसूरत इसको बनाया है। तो मैं आपके लिए ये गाती हूँ। बाबुल मोरा 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 नैहर छूटो ही जाए, बाबुल मोरा 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 नैहर छूटो ही जाए। चार कहार मिल मोरी, चार कहार मिल मोरी, डोलिया सजाए रे, मोरा अपना बेगाना छूटो जा, मोरा 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 नैहर छूटो ही जाए रे, मोरा नैहर छूटो ही जाए।
वाह।
बहुत उम्दा। फिर बात आ जाती है इस संसार को छोड़ने की बात, और जी जी सब कुछ अपना छोड़ के जाने के बाद। वाह, सोलफुल संगीत और आपकी गायकी। थैंक यू बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कभी कभी ऐसा लगता है जब कोई बताते हैं जो बड़े लोग हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सच बात है। ये फील करना बहुत नेचुरल है, बहुत जेन्युइन है कि मैं भी कई बार खुद ही गाते गाते इतना अच्छा लगने लग जाता है ना मुझे, अपना ही गाना गाते गाते। ये मैंने सोचा कि जब मैं किसी को बोलूंगी तो उन्हें लगेगा कि यार ये अजीब सेल्फ ऑब्सेस्ड लड़की है, इसको खुद का ही गाना इतना अच्छा लगने लग जाता है। लेकिन तब मुझे पता चला कि वो उसे कहते हैं लौ लगना, कि आप अपने गाने से इतने कनेक्ट हो गए हो, मतलब जुड़ गए तार, तो इतना मन लग जाता है, इतना मन लग जाता है मेरा कभी कभी गाते गाते कि मेरा मन ही नहीं करता रुकने का। मतलब मुझे प्यार हो जाता है गाने से। बिल्कुल, क्योंकि आप अपनी गायकी में खुद डूब जाते हैं। डूब जाती हूँ, आप इसलिए कभी-कभी बहुत लेकिन अच्छा लगता और है। कहते हैं ना गूंज अनुगूंज, और फिर वो जो एक बनती है पूरी, एक परिदृश्य सा बनता है या एक माहौल बनता है जी, वो एकदम अलग होता है। एब्सोल्युटली, मतलब डिवाइन फीलिंग हो जाती है, कनेक्ट हो जाता है ऊपर वाले से शायद। बिल्कुल सही बात है। शायद यहाँ पर जिक्र करना फिर लग रहा है कि सही है या नहीं मालूम, मंदिर में गुंबद इसीलिए बनता है जब हम वहाँ कुछ बोलते हैं जी, तो वो इको होता है, अनुगूंज होती है उसकी प्रतिध्वनि जब आती है, हाँ, तो वहाँ बोलते हैं जब, तो फिर जाहिर है कि वो एक लहरें से बनती है ना, 100%। वैसे फिर आप उसी में घूम जाते हैं और वो पूरा एक अलग माहौल बनता है, रहते हैं। जी, तो ये कुछ ऐसा ही संगीत प्रतिभा जी आपका है। सरगम के सितारे, इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पार्श्व गायिका प्रतिभा सिंह बघेल से रेणु चतुर्वेदी की ये बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का दूसरा भाग। इसका तीसरा भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते सरगम के सितारे कार्यक्रम में। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग विनायक तड़वलकर का था। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। सरगम के सितारे।